देखें, कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर डाइजेशन पढ़ाई थी। स्टमक में जब डाइजेशन हो जाती है और फूड के साथ जब गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जो क्रीमी पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है, उस फूड को हम कहते हैं काइम। इसको हम क्या कहते हैं? काइम। कल स्टमक वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टमक के बाद जो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है वो बात करेंगे। स्टमक के बाद जो स्टार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो ये कितने मीटर लॉन्ग होती है? अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। अगर आप इसकी लेंथ देखें इस तरह से, ये इसकी टोटल यूं लेंथ काउंट करेंगे, इसको सीधा कर लें, स्ट्रेट कर लें, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी 6 मीटर जो है वो लॉन्ग है ये। और अगर हम इसकी थिकनेस देखें, अगर हम इसकी थिकनेस देखें तो इसकी थिकनेस कितनी है? हमें कितना वाइड है ये? 2.5 सेंटीमीटर ये वाइड है। असल में इसकी चौड़ाई थोड़ी कम होती है, तो इस वजह से इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लंबाई कम नहीं होती, लेंथ कम नहीं होती, असल में इसकी चौड़ाई कम होने की वजह से इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। किसके मुकाबले में इसकी लेंथ कम होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले में। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ तो इतनी, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की आप देखें थिकनेस जो है वो क्या होती है? ज्यादा वाइड होती है, ये वाइड ज्यादा होती है ऐसे, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये थोड़ी कम वाइड होती है तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 2.5 सेंटीमीटर वाइड है और 6 मीटर लॉन्ग है। इट्स कॉइल्ड लूप्स फिल मोस्ट ऑफ द एब्डोमिन कैविटी। हमारी जो एब्डोमिन, हमारी पेट का जो एरिया है, उसको ज्यादातर ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे क्वाइल्ड होके, ऐसे लूप की तरह, फंदे की तरह ये हमारे उसमें पूरे क्या कहना चाहिए, एब्डोमिन के अंदर ये ऐसे लिपटी हुई है, क्वाइल्ड हुई हुई है। तो अगर हम अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर पोर्शन में डिवाइड करें, इसके अगर हम पार्ट्स कर दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हैं वो कितने पार्ट्स हैं, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के आप डिविजन्स करें तो इसके 3 पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है। इसकी अगर हम डिवीजन करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो टोटल इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके जो डिवीजन है उसमें सबसे पहले एक ड्यूटेनम आ जाता है, एक जेजुनम आ जाता है, और एक इलियम आ जाता है। 3 इसके पार्ट हैं। अब अगर हम देखें कि ये जो ड्यूटेनम है, इसकी लेंथ कितनी है? उसकी इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर होती है। जेजुनम की अगर बात करें तो इसकी लेंथ 2.4 मीटर होती है। और अगर हम इलियम की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 3.6 मीटर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे कोई ऐसा एमसीक्यूज किया जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे जो लेंथ में सबसे लॉन्ग जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है? तो वो है इलियम। देखें, इलियम की लेंथ 3.6 मीटर है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या है? वो है ड्यूडेनम। ये क्या है? ये ड्यूडेनम। अब देखो, आपका फूड जो है ये एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद ये स्टमक आ गया। अब स्टमक ओपन जो होता है, स्टमक का ये पाइलोरिक रीजन है, और ये जो ओपन होता है जिस पार्ट के अंदर, ये पार्ट, ये पहला वाला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, इसको मैं थोड़ा रेड कलर दे रहा हूँ। ये पहला वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पहला पार्ट है, जो आप देखें स्टमक के जो पहला पैरेलल चल रहा है, सी शेप का ऐसे होता है, स्टमक के पैरेलल चल रहा है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को, ये जो पहला पार्ट है, ये है ड्यूडेनम। ये पार्ट क्या है? ये है ड्यूडेनम। तो हम पहले बात, अब जेजुनम और इलियम की बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं किसकी? पहले ड्यूडेनम की बात कर लेते हैं कि ड्यूडेनम के अंदर क्या आएगा? ये जो काइम था, स्टमक के अंदर फूड किस में कन्वर्ट हो गया था? काइम में। अब ये काइम कहाँ आ जाएगा? अब ये काइम जो है वो स्टमक से किसके अंदर दाखिल हो जाएगा? स्टमक से ये दाखिल हो जाएगा किसमें? ड्यूडेनम में। अब ये फूड देखें कहाँ पर आ गया? ये ड्यूडेनम में आ गया। अच्छा, अब जब ड्यूडेनम के अंदर ये फूड आएगा,
तो ड्यूडेनम के अंदर जब ये फूड आता है तो ये काइम एसिडिक होता है। काइम क्या होता है? ये एसिडिक होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो डेफिनेटली क्या होगा? ये एसिडिक होगा। अब ये जो एसिडिटी होती है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं फिलहाल वो ही पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं उसी चीज पर फोकस करूंगा जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। अब देखो क्या होता है, ड्यूडेनम बिगिन पाइलोरिक रीजन से स्टार्ट होती है ड्यूडेनम जो है वो, और ये स्टमक के आप देखें पैरेलल चल रही है। स्टमक के ये बिल्कुल क्या है? पैरेलल यहाँ पर है। It receive a common bile duct and pancreatic duct opening by a common aperture। ये बात मैं आपको पहले थोड़ी सी समझा दूं। अब ये देखो, ये आपका है लिवर, सही है? ये लिवर है, और लिवर के अंदर एक होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से निकल रही है ये बाइल डक्ट। ये आ गई क्या है? ये बाइल डक्ट। इसको येलो कर देता हूँ। ये लिवर के अंदर है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से ये येलो जो है ये है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट आगे जाकर, और स्टमक के नीचे इस तरफ कहीं होता है एक और हमारा पार्ट, ये होता है पेनक्रियाज। यहाँ पर क्या है? ये पेनक्रियाज है। थोड़ा सा ग्रीन कलर दे रहा हूँ, ये पेनक्रियाज है जो ग्रीन कलर दे रहा हूँ। और पेनक्रियाज से निकल रही होती है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिल जाती हैं, और मिलकर क्या बना लेती हैं? मिलकर बना लेती हैं कॉमन डक्ट। और ये कॉमन डक्ट किसमें खुलती है? ये खुल जाती है किसमें? ड्यूडेनम में। ये डक्ट किसमें खुल रही है? ये खुल रही है ड्यूडेनम में। तो अब आप ये देखो कि ड्यूडेनम को जो बाइल है लिवर का, गाल ब्लेडर की सिक्रीशन भी किस में आ रही है? गाल ब्लेडर की सिक्रीशन भी ड्यूडेनम में आ रही है। और पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा है, वो भी सिक्रीट होकर कहाँ पर आ रहा है? वो भी सिक्रीट होकर किसके अंदर आ रहा है? वो भी ड्यूडेनम में आ रहा है। और बाइल जो आ रहा है वो बाइल डक्ट से आ रहा है, और जो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है वो पेनक्रियाटिक डक्ट से आ रहा है। लेकिन पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं, ये कॉमन डक्ट। और ये कॉमन डक्ट किसमें खुल जाती है? ये खुल जाती है ड्यूडेनम में। आपकी बुक में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इट रिसीव अ कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपनिंग बाय अ कॉमन अपर्चर। यानी बाइल डक्ट और जो क्या ये किसको रिसीव करता है? ड्यूडेनम बाइल डक्ट को भी रिसीव करता है और पेनक्रियाटिक डक्ट को भी रिसीव करता है, लेकिन एक कॉमन अपर्चर के जरिए दोनों एक जगह पर मिल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा अब यहाँ पर कि यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बात करूं? अब आगे बात करता हूँ, चलो। अब देखो, पेनक्रियाज ने क्या रिसीव किया है? सॉरी, ड्यूडेनम ने क्या रिसीव किया है? ड्यूडेनम ने एक रिसीव किया है बाइल। बाइल को चलो येलो से लिख देता हूँ, ये बाइल रिसीव किया। और दूसरा जो रिसीव किया है ड्यूडेनम ने, वो क्या रिसीव करेगा? पेनक्रियाज से क्या रिसीव करेगा? पेनक्रियाटिक जूस। क्या है? पेनक्रियाटिक जूस। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो बाइल आता है कहाँ से? ये जो बाइल आ रहा है किससे? गॉल ब्लैडर से जो बाइल आ रहा है, इस बाइल का काम क्या है? देखो, इस बाइल के जो है वो दो काम होते हैं। बाइल जो यहाँ पर सिक्रीट हो रहा है, बेसिकली बाइल की अगर बाइल इज अ येलो इन कलर, बट एन एक्सपोजर टू एयर इट चेंज इनटू ग्रीन। मैंने यहाँ पर येलो कलर से लिखा है बाइल, क्योंकि बाइल का कलर क्या होता है? येलो होता है। लेकिन जब उसको एयर में आप एक्सपोज करोगे, जब एयर में एक्सपोज करोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। अब बाइल के अंदर होता क्या क्या है? बाइल के अंदर जो है वो बेसिकली जो है वो वाटर होता है। बाइल के अंदर वाटर भी होता है, बाइल सॉल्ट भी होते हैं, वाटर होता है, बाइल सॉल्ट होते हैं, एंड बाइल पिगमेंट। और आगे वाली बात जो बता रहा हूँ ये याद रखना, बट नो एंजाइम। ये बात याद रख लेना, अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो कि बाइल के अंदर वट कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। सही है ना? कोई एंजाइम बाइल के अंदर मौजूद नहीं है। अब बाइल का जो काम होता है, असल जो काम होता है ना, इस बाइल के अंदर जो असल काम करता है वो ये बाइल सॉल्ट करते हैं। असल जो काम होता है वो कौन करते हैं? ये बाइल सॉल्ट। अब ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं ये काम क्या क्या करते हैं? देखो,
बाइल सॉल्ट के यहाँ पर, और बाइल सॉल्ट होता कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइल सॉल्ट इसमें कौन सा एक बाइल सॉल्ट है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या है, इट न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड मेक द काइम अल्कलाइन। अब देखो क्या होता है कि जब फूड आता है स्मॉल ड्यूडिनम के अंदर, जब फूड आता है तो ड्यूडिनम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम है, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते, वो लो पीएच पर काम नहीं करते, वो किस पर काम करते हैं, वो काम करते हैं अल्कलाइन पीएच पर। किस पर काम करते हैं, अल्कलाइन पीएच पर जो है वो काम करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो बाइल सॉल्ट होता है वो क्या करता है, जो फूड आया हुआ होता है ना, काइम, काइम जो फूड यहाँ पर आया हुआ होता है वो अपने साथ जो है वो एसिडिक होता है। तो सबसे पहले बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, इसकी एसिडिटी को खत्म कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। काम क्या हो गया बाइल सॉल्ट का, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज काइम, काइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और उसको न्यूट्रलाइज करके उसको क्या करेंगे, उसको अल्कलाइन कर देते हैं। अल्कलाइन का मतलब बेसिक, बेसिक कर देंगे, वो एसिडिक होता है, उसकी पीएच को बढ़ा देंगे। जब उसकी पीएच बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिडिक या अल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिडिक कंडीशन पे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। पेप्सिन था जो एसिडिक मीडियम में काम करता था। अच्छा, उसके बाद एक काम तो इसका ये हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या हो गया, काइम को न्यूट्रलाइज करता है, बाइल सॉल्ट का काम बता रहा हूँ। उसके बाद एक और काम भी करता है ये बाइल सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट देखो क्या होता है, जो चर्बी होती है ना, बेसिकली जो फैट होती है जो हम खाते हैं, उसके बड़े बड़े ऐसे टुकड़े हैं ऐसे, ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ देता है। ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े ना, इनको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ देगा। ये बाइल सॉल्ट के लिपिड के बड़े बड़े टुकड़ों का फिजिकल ब्रेकडाउन करता है, ये केमिकल ब्रेकडाउन नहीं करता। बाइल सॉल्ट जो है वो फिजिकल ब्रेकडाउन करेगा, केमिकल ब्रेकडाउन नहीं करेगा। अब आप कहोगे ये फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन क्या होता है, केमिकल ब्रेकडाउन के अंदर बकायदा बॉन्डिंग टूटती है, यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं टूटती। जैसे कागज को मैं कैंची से काट देता हूँ, तो ये कागज को जो मैं काट रहा हूँ ये क्या है, ये एक उसका फिजिकल ब्रेकडाउन है। तो इसी तरीके से जो फैट होती है ना, मिसाल के तौर पे ये, मिसाल के तौर पे ये अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, प्रोटीन का तो नहीं करता ये ब्रेकडाउन, प्रोटीन को यहाँ बीच में से कहीं से तोड़ दिया, तो ये इसका फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि आपने बॉन्डिंग नहीं तोड़ी है इसकी। जब आप बॉन्डिंग तोड़ते हो तो वो कौन सा ब्रेकडाउन होता है, वो केमिकल ब्रेकडाउन होता है, और वो कौन करते हैं, वो तो एंजाइम करते हैं। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, लिपिड का फिजिकल ब्रेकडाउन करता है, और लिपिड का जो ये फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। और क्यों की जाती है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड इस वजह से की जाती है, इतने बड़े बड़े लिपिड्स के पार्टिकल के ऊपर लाइपेज एंजाइम काम नहीं करते। लाइपेज एंजाइम को काम करना थोड़ा आसान हो जाता है जब उन लिपिड्स के पार्टिकल छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो लाइपेज का काम ये आसान कर देते हैं। और साथ में क्या करते हैं, इनके जो ये फैट के छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको पानी के साथ मिलाकर एक इमल्जन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक इमल्जन, जैसे झाग नहीं बन जाता इस तरह का, तो ऐसे झाग नुमा जो है लिपिड्स को जो है वो इमल्जन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई देखो बाइल के दो काम होते हैं, बाइल के यहाँ पर दो काम होते हैं, और ये दो काम बाइल में कौन सा वाला पार्ट करता है, बाइल सॉल्ट करता है ये काम। दो काम याद रख लो बाइल के। एमसीक्यूज के हवाले से 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो बाइल के हवाले से याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है कि बाइल के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। फिर ये याद रखना है कि बाइल जो है वो क्या काम क्या करता है, डाइजेशन में हमारी क्या हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में दो काम करता है, एक इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, और दूसरा क्या करता है, जो काइम आता है, जो एसिडिक काइम आता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको अल्कलाइन कर देता है। फिर एक बात और भी याद रखोगे कि ये काम बाइल के अंदर कौन सी चीज होती है जो करती है, ये बाइल सॉल्ट ये काम करता है। अच्छा, अब जो बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट भी दो दिए हुए हैं, जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से जो बाइल पिगमेंट बनते हैं। एक तो बिलुरुबिन है, बिलुरुबिन रेड कलर का होता है, और बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का होता है। रेड और ग्रीन कलर मिलते हैं तो कौन सा कलर बनता है,
पता है रेड और ग्रीन कलर, मेरे ख्याल से येलो कलर बनता है रेड और ग्रीन मिलाते हैं तो। स्टूडेंट पता है इन दो कलर्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सर रेड, येलो। येलो बनेगा ना। तो येलो बनता है तो तभी तो इन दो पिगमेंट की वजह से इसका कलर, बाइल का कलर येलो हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि ये बाइल पिगमेंट करते क्या है? असल में ये बाइल पिगमेंट की वजह से हमारी जो फिसिस, हमारी फिसिस का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है इन बाइल पिगमेंट की वजह से, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की वजह से। आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अलावा ये याद रखोगे कि ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आते कहाँ से हैं? ये आरबीसीज के ब्रेक डाउन होने से आते हैं। बात मैंने अब आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा ड्यूडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, और पहला पार्ट क्या है? ये पहला पार्ट है ड्यूडिनम। इस ड्यूडिनम के अंदर क्या आता है? इस ड्यूडिनम के अंदर एक तो बाइल आता है, सही है। एक तो ड्यूडिनम के अंदर आ गया ये बाइल। चलो ये बाइल ड्यूडिनम के अंदर आ गया, और बाइल ने ड्यूडिनम के अंदर क्या आकर किया? दो काम मैंने आपको बता दिया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया और काइम को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बाइल के अलावा हमें पता है कि पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस भी इसमें आता है। ये ग्रीन कलर का मिसाल मैं शो कर रहा हूँ, ये पेनक्रियाटिक जूस भी आ गया किसके अंदर? बाइल के अंदर, इसके अंदर ड्यूडिनम के अंदर पेनक्रियाटिक जूस आ गया। अब पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, अब पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट होता है बेसिकली पेनक्रियाज से, अकॉर्डिंग टू योर बुक, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है वो सिक्रीट कैसे होता है? हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये ड्यूडिनम वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं एस सेल्स। एस सेल सिक्रीट करते हैं, सिक्रीटिन, एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उसको हम कहते हैं, उस हार्मोन के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सिक्रीटिन। एक हार्मोन रिलीज करते हैं सिक्रीटिन, और ये सिक्रीटिन हार्मोन ब्लड के जरिए होता हुआ जाता है किसके पास? ये जाता है किसके पास? पेनक्रियास के पास। और फिर पेनक्रियास से क्या सिक्रीट करवाता है? फिर पेनक्रियास से सिक्रीट कराता है पेनक्रियाटिक जूस। अकॉर्डिंग टू योर बुक, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कराने के लिए एक दूसरा हार्मोन भी काम करता है, मगर वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कराने के लिए, गाल ब्लैडर से बाइल सिक्रीट कराने के लिए एक और भी सेल्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, कोलिसाइटिन, इस तरह का कोई हार्मोन है। लेकिन आप फिलहाल कंफ्यूज हो गए तो मैं आपकी बुक के लिहाज से बस बता रहा हूँ कि सिक्रीटिन रिलीज हुआ, और सिक्रीटिन ने स्टिमुलेट किया किसको? पेनक्रियास को स्टिमुलेट किया कि वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट, वो क्या सिक्रीट करे? अपनी एक्सोक्राइन सिक्रीशन यानी पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करे। लेकिन इस सिक्रीटिन हार्मोन को रिलीज, सिक्रीट होने के लिए कौन स्टिमुलेट करेगा? जब एसिडिक फूड आता है ना, जब एसिडिक फूड, ये काइम आता है स्टमक की वॉल को, जब ड्यूडिनम की वॉल को टच करता है, तो ये एसिडिटी जो इस फूड की होती है वो एस सेल्स को एक्टिव कर देती है। एक सेल्स, एस सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, या एक तरीके के एस सेल, एक तरीके से ये ग्लैंड्स हैं जिनको एक्टिव कर देती है कि वो क्या रिलीज करें? वो सिक्रीटिन रिलीज करें। और सिक्रीटिन जाकर पेनक्रियाट को एक्टिव करता है कि वो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करे। चलो हम पेनक्रियाटिक जूस जो है वो किस में आ गया? पेनक्रियाटिक जूस, अब मान लेंगे पेनक्रियाटिक जूस जो है वो आ गया किसके अंदर? ड्यूडिनम में आ गया। अब ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर देखो कौन कौन से एंजाइम होते हैं। दो एंजाइम तो प्रोटियोलाइटिक होते हैं, एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। सबसे पहले जो सिक्रीट होता है ड्यूडिनम की वॉल से, ड्यूडिनम की वॉल से जो एंजाइम सबसे पहले सिक्रीट होता है वो है ट्रिप्सिनोजिन। ये ड्यूडिनम के हार्मोन है, अब याद रखोगे, सॉरी ड्यूडिनम के नहीं है, ये पेनक्रियास के हार्मोन है, पेनक्रियास के हार्मोन है, पेनक्रियाटिक जूस के हार्मोन है ये, जो पेनक्रियाटिक जूस में आए थे। अब सबसे पहले उसमें होता है एक ट्रिप्सिनोजिन। अब ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है, और इस ट्रिप्सिनोजिन को जो एक्टिव करता है वो ड्यूडिनम से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं एंटीरोकाइनेस। ड्यूडिनम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीरोकाइनेस। एंटीरोकाइनेस क्या करता है? ट्रिप्सिनोजिन को इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन। मतलब पेप्सिनोजिन की तरह ट्रिप्सिनोजिन भी क्या है? ये इनएक्टिव है, और इसको एक्टिव कौन करेगा? एंटीरोकाइनेस करेगा। जबकि पेप्सिनोजिन को कौन एक्टिव कर रहा था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव कर रहा था, और इसको जो एक्टिव कर रहा है
वो एक एंजाइम एक्टिव कर रहा है और वो है एंटीरोकाइनेज। और ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होकर आता है? ड्यूडेनम की वॉल से ही सीक्रेट होकर आता है। और ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजिन को, जो कि इनएक्टिव है, इसको इसकी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। और ट्रिप्सिन फिर क्या करती है? ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन किसमें? शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड में। यानी प्रोटीन एक लॉन्ग चेन होती है प्रोटीन की, अमाइनो एसिड की, ऐसे ऐसे एक लॉन्ग चेन है, उसको क्या करता है? उसको शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड में, ऐसे छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में जो है वो तोड़ देता है, बाज़ दफा डाइपेप्टाइड में भी कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये तो हो गया एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जो प्रोटीन से रिलेटेड एंजाइम है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एक और एंजाइम होता है, इसकी डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म ही आपकी बुक में लिखी हुई है। दूसरा है काइमोट्रिप्सिन। और जो काइमोट्रिप्सिन होता है, ये बेसिकली जो एंजाइम है, ये हर ये एक्टिव फॉर्म ही है इसकी, लेकिन ये हर किस्म के प्रोटीन पर काम नहीं करता, ये सिर्फ मिल्क प्रोटीन पर काम करता है। ये सिर्फ किसको ब्रेक डाउन करता है? इट ब्रेक डाउन मिल्क प्रोटीन, यानी ये मिल्क प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। दूध का जो प्रोटीन होते हैं ना, कैसिन प्रोटीन होता है दूध के अंदर, जो प्रोटीन होते हैं, एक तो क्या आई थिंक, एक तो जो प्रोटीन बेसिकली जो मिल्क के अंदर होते हैं, आई थिंक एक कैसिन प्रोटीन होता है, इसके अलावा वे प्रोटीन भी होता है मिल्क के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? ये तो हो गया काइमोट्रिप्सिन का काम। इसके अलावा एक और भी एंजाइम होता है, एमाइलेज। अब याद रखोगे कि एमाइलेज हमारे सलाइवा में भी होता है, और एमाइलेज हमारे कहाँ पर है? हमारे पेनक्रियाटिक जूस में भी मौजूद है। ये दो जगह हैं जहाँ पर एमाइलेज होता है। अगर एमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च या ग्लाइकोजिन को किस में कन्वर्ट करना? माल्टोज में कन्वर्ट करना। अगर हमारे माउथ के अंदर स्टार्च की ब्रेकडाउन नहीं हुई, वो ऐसा स्टार्च जो बच गया, जिसकी माउथ में सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुई, तो उसकी फिर आकर ड्यूडेनम में ब्रेक डाउन होगी। और ये क्या काम करेगा? स्टार्च को या ग्लाइकोजिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। और आपने पढ़ा हुआ है कि स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। और माल्टोज क्या है? माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, यानी दो ग्लूकोज के पे बना हुआ होता है। और स्टार्च जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बनता है। फिर एक और, अभी देखें, बात अगर करें तो अभी प्रोटीन की मुकम्मल तौर पर डाइजेशन नहीं हुई। अभी भी जब ये अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मतलब कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल जब अपने बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है, जब कंप्लीट डाइजेशन होती है। जब प्रोटीन अमाइनो एसिड बना लेगा, तब हम कहेंगे कि अब प्रोटीन की मुकम्मल तौर पर जो है वो डाइजेशन हो गई है। जब स्टार्च मुकम्मल तौर पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे अब इसकी मुकम्मल डाइजेशन हो गई। तो अभी इसका मतलब मुकम्मल डाइजेशन नहीं हुई है इन चीजों की। अब एक और चीज होती है लाइपेज। एक और एंजाइम है लाइपेज। नाम से ही आपको पता है कि ये किस पर काम करेगा? वो जो इमल्सिफाइड फैट होगा, फैट या लिपिड को जिसने बाइल ने पहले इमल्सिफाई कर दिया था, ये फैट या लिपिड्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब आप देखें, लिपिड्स के जो बेसिक यूनिट हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, तो इसका मतलब लिपिड्स की कंप्लीट डाइजेशन हो गई यहाँ पर। अब कोई ऐसा एमसीक्यूज अगर आपसे पूछ लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन ड्यूडेनम, प्रोटीन दे दें, स्टार्च दे दें, या मिल्क प्रोटीन दे दें, और साथ में लिपिड दे दें, और आपसे पूछें कि कौन सा जो है वो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसकी क्या कहना चाहिए, ड्यूडेनम में मुकम्मल तौर पर डाइजेशन हो जाती है। मुकम्मल तौर पर डाइजेशन का मतलब क्या है? वो अपने मुकम्मल तौर पर बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने उसका जवाब क्या देना है? उसका जवाब देना है लिपिड्स। लिपिड्स की हो जाती है, क्योंकि लिपिड बना हुआ होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों इसमें से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक बात समझ में आई है? सर पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? पूछो। तो इस स्टमक में भी तो शॉर्ट चेन बनी थी प्रोटीन की। जी जी, एक दफा मुझे आवाज थोड़ी हल्की आ रही, थोड़ी तेज बोलो। सर स्टमक में भी तो प्रोटीन की शॉर्ट चेन बनी थी। इस स्टमक में प्रोटीन की शॉर्ट बॉन्ड बनी थी ना,
लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसा था जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो वो आके कहाँ पर डाइजेस्ट होगा, वो डाइजेस्ट होगा फिर इस ड्यूडेनम में। लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं, सिर्फ शॉर्ट प्रोटीन की चेन बन जाएंगी। जैसे मैंने स्टार्च की बात की ना, कुछ स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा कहाँ पर, स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ, हमारे माउथ में। लेकिन जो बच जाएगा फिर वो ड्यूडेनम में आकर माल्टोज में कन्वर्ट होगा। तो प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, हमारे स्टमक से प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। स्टार्च की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है हमारे, क्या कहना चाहिए, कि ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मुकम्मल तौर पर जो होती है वो आगे किसके अंदर, क्या कहना चाहिए, जेजुनम में आकर फिर वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। समझ में आई मेरी बात ये? यस सर। चलो अब आगे चलें। जी ड्यूडेनम सर। की बात खत्म हो गई। अब ड्यूडेनम में जो होना था, ड्यूडेनम में डाइजेशन का पार्ट जो था वो हमने खत्म कर लिया। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं, और जो कौन सा है, ड्यूडेनम ओपन हो जाता है किसमें, जेजुनम में। जेजुनम के अंदर ओपन हो जाता है, और वो जेजुनम के अंदर ओपन होता है, और जेजुनम की जो लेंथ है वो 2.4 मीटर होती है। अब क्या होता है, क्या डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटली कंप्लीटेड विद इन जेजुनम। अब कह रहा है कि आपकी बुक के मुताबिक जो कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ फूड जो कंप्लीटेड होती है, कंप्लीटेड विद इन जेजुनम, डाइजेशन ऑफ फूड यानी फूड की डाइजेशन मुकम्मल जो होगी, जैसे प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे जो ब्रेक डाउन होगा वो कहाँ होगा, ज्यूजेनम में। जैसे ये प्रोटीन है, आप समझ लें, ये अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अब क्या हुआ, स्टमक के अंदर जो है ये टूट गया, किसके अंदर, ऐसे स्टमक में ये टूट गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे डाइपेप्टाइड में। अब स्टमक में टूट गया, फिर अगर कुछ प्रोटीन जो स्टमक में नहीं टूट सका था वो किस में आकर टूट गया, ड्यूडेनम में टूटा। फिर ड्यूडेनम में टूटने के बाद जब जेजुनम में आया, तो इनके दरमियान में जो पेप्टाइड बॉन्ड थे ये भी टूट गए, बीच में से बॉन्ड। अब ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो एसिड में। अब ये जेजुनम में जो प्रोटीन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन को की शॉर्ट चेन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह स्टार्च था, स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज की लॉन्ग चेन होती है, ऐसे ग्लूकोज की लॉन्ग चेन। कुछ स्टार्च हमारा टूटा किसके अंदर, इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो गई माउथ से। कुछ तो स्टार्च जो है वो माउथ में ही कन्वर्ट हो गया, किसमें, माल्टोज में। लेकिन कुछ स्टार्च जो बच गया था वो ड्यूडेनम में आके किसमें कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में। लेकिन जब जेजुनम में आएगा तो ये ऐसे इसकी एली बॉन्डिंग भी टूट जाएगी, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। इसके अलावा भी कुछ अगर कार्बोहाइड्रेट होंगे, दूसरे कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पर इनकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन देखते हम ये हैं, देखना हमें ये वो कौन से एंजाइम्स होते हैं। अब जेजुनम के अंदर एंजाइम पड़ते हैं, वो कौन से एंजाइम है जो इनको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर डाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर जो एंजाइम रिलीज होंगे वो ना पेनक्रियाज से आएंगे, ना वो आ रहे हैं कहाँ से, ना वो बाइल से आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो इंटेस्टिन की वॉल ही सीक्रेट कर रही है, यानी जो एंजाइम यहाँ पर जितने भी एंजाइम होंगे वो इसकी जेजुनम की या स्मॉल इंटेस्टिन की जो वॉल है वो खुद क्या कर रही है, वो सीक्रेट कर रही है। अब इसमें देखें एंजाइम कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है मल्टेज एंजाइम। सबसे पहले एंजाइम कौन सा है, मल्टेज। और मल्टेज एंजाइम क्या करता है, चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। माल्टोज है ना, माल्टोज, माल्टोज क्या होता है, जो दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब माल्टोज को जो ये मल्टेज एंजाइम है, ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज अलग-अलग हो, तो माल्टेज ने किसकी डाइजेशन कर दी, माल्टोज की डाइजेशन कर दी। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक एंजाइम होता है सक्रेज। सक्रेज क्या करता है, सक्रोज को, जो आपके पास चाय में जो आप चीनी पीते हो ना, सक्रोज, सक्रोज होती है ना वो टेबल शुगर, वो सक्रोज को क्या करता है, सक्रोज बना हुआ होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो ये क्या करता है, सक्रेज एंजाइम सक्रोज के को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, उसके बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और इसके अलावा एक और एंजाइम होता है लेक्टेज। लेक्टेज होता है, लेक्टेज बेसिकली जो है वो मिल्क शुगर होती है। मिल्क के अंदर जो शुगर है वो क्या है, उसको हम कहते हैं लेक्टोज,
सॉरी मिल्क शुगर को कहते हैं लैक्टोज, और लैक्टोज को जो है वो लैक्टेज एंजाइम, एक एंजाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं लैक्टेज। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, क्योंकि लैक्टोज आपको पता है किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ये ग्लूकोज और ग्लैक्टो ग्लैक्टोज और प्लस सॉरी ग्लैक्टोज में, फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज तो सिर्फ आपको पता ही है लैक्टो मिल्क के अंदर ही होता है। अच्छा, इसके अलावा एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टिडेज। पेप्टिडेज एंजाइम क्या करता है, जो शॉर्ट पेप्टाइड चेन होती हैं, प्रोटीन की जो शॉर्ट चेन होती हैं, उनको ये पेप्टिडेज एंजाइम क्या करता है, ये पेप्टिडेज एंजाइम जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, उनको कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में। इसके अलावा भी एक एंजाइम जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, और ये एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है। कौन तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइडेज। अब देखें आपकी बुक में न्यूक्लिक एसिड का नहीं बताया, देखो न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं ना। न्यूक्लिक एसिड भी तो ब्रेक डाउन होता होगा ना, हमारे पास कोई न्यूक्लियस एंजाइम भी मौजूद होते होंगे जो आपकी बुक में नहीं दिए। लेकिन जब न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में। आपको पता होगा न्यूक्लियोटाइड के आपने पार्ट पढ़े होंगे, न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पेंटोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है, और एक क्या होता है, एक फॉस्फेरिक एसिड होता है H3PO4। अब न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेरिक एसिड को अलग कर देते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेरिक एसिड हट जाता है तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जब न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेरिक एसिड को निकाल देता है तो न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब फॉर एग्जाम्पल पेपर में अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए, इसमें से किसी भी एंजाइम का नाम पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि ये पेनक्रियाटिक सिक्रीशन है या ये जो है वो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है, तो याद रखिएगा इन एंजाइम के तमाम एंजाइम की इनकी सिक्रीशन कहाँ, ये इंटेस्टाइन में हो रही है, इंटेस्टाइन में हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। और सबके फंक्शंस भी याद रखना है जो मैंने लिखे हुए ना, सिंपल सा। वैसे भी आप मुश्किल तो नहीं है एंजाइम के नाम याद रखना, जैसे उनका सबस्ट्रेट है उसी लिहाज से इनके क्या है नाम है। अब जब यहाँ पर जब फूड की डाइजेशन हो जाती है जेजुनम में, तो जेजुनम में फूड एक जूस की शक्ल में आ जाता है। जेजुनम में फूड जो है डाइजेस्ट होने के बाद वो किसकी शक्ल में आ जाता है, एक जूस की शक्ल में आ जाता है। और फिर ये जो जूस होता है, जूस की फॉर्म में जो फूड होता है, इसको कहते हैं काइल। यानी अगर आपसे पूछा जाए, चलो एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए कि आप बोलस इनमें से वो कौन सा मटेरियल है जिसमें कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड होता है, जिसमें कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड होता है, और आपको ऑप्शन दे दें बोलस, बोलस के बाद आपको ऑप्शन दे दें काइम, काइम के साथ आपको काइल, ये चाइल कह लें या इसको काइल कह लें, काइल दे दें या ऑल ऑफ दीज दे दें, किसमें कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड होगा, काइल। काइल के अंदर जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड होगा, आपने ये याद रखना है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टमक को मिलता है वो बोलस मिलता है, फिर बोलस को स्टमक किसमें कन्वर्ट कर देता है, बोलस को स्टमक कन्वर्ट कर देता है काइम में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला वाला पार्ट होता है ड्यूडेनम, और उसके बाद जेजुनम जो है, इनको ड्यूडेनम को मिलता है काइम, ड्यूडेनम को क्या मिलता है, काइम होता है। और काइम को ड्यूडेनम और जेजुनम मिलकर उसको काइम को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, काइल में। काइल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, काइल में। और अब ये जो काइल होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट के अंदर चला जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं इलियम, जहां पर ज्यादातर फूड की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। फूड की डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। हमने पढ़ा था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसका पहला पार्ट होता है इंजेशन। हमने खाना खा लिया, फूड इनटेक किया, ये इंजेशन हो गई। उसके बाद ये फूड मूव करता हुआ गया नीचे की तरफ और इसकी ये हो गई डाइजेशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का तीसरा पार्ट शुरू होगा, जो क्या है, जो है एब्जॉर्प्शन। अब इस ग्लूकोज ने, इस फ्रक्टोज ने, इस गैलेक्टोज ने, इस अमाइनो एसिड ने, इस न्यूक्लियोटाइड ने, और उसके साथ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो बने थे, इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी तो होंगे ना, जो कहाँ बन गए थे, जो ड्यूडेनम में ही बन गए थे। अब इन सब ने जाना है आपके ब्लड में, इन सब ने जाना है आपके ब्लड में,
और आपके ब्लड में इनका जाने का जो एब्जॉर्ब होने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। अब मैंने आपको एब्जॉर्प्शन आगे बतानी है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करा सकूं। कल से हम लोग 2 क्लासेस लेंगे, सही है? दोबारा रीज्वाइन क्या करेंगे कल से। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो करो। टेक्निकल बातें ज्यादातर मैंने जो आपको बुक के लिहाज से था वो बता दिया। एक दो दफा इसको और देख लीजिएगा लेक्चर को, जब मैं आपको सेंड करूंगा तो।